बल जो कणों के मिलाने वाली रेखा के अंदिश कार्य करते हैं केंद्रीय बल कहलाते हैं, जैसे प्रत्यास्थ बल, विद्युत बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल। अब कणों को मिलाने वाली का मतलब क्या है? जैसे हमने कोई वृत्त है, अब वृत्त क्या होता है, वृत्त पर अगर कोई चक्कर लगाता है तो क्या होता है कि उसके तरफ एक केंद्र की तरफ एक क्या लगता है, बल लगता है, तो क्या करता है, कणों को मिलाता है। वही यहाँ इसको केंद्रीय बल को ही अब केंद्रीय बल कहते हैं। अभी हम इसका दूसरी परिभाषा समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसके बारे में कुछ विशेषताएं और इस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। केंद्रीय बल की विशेषताएं, केंद्रीय बल के दो उदाहरण दीजिए। तो केंद्रीय बल की विशेषताएं हैं, केंद्रीय बल के कारण कोई कण सीधी रेखा में न जाकर एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। यानी क्या करता है, केंद्रीय बल क्या करता है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए वो क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। केंद्रीय बल के कारण ही यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता। जब वो वृत्तीय गति करेगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। केंद्रीय बल के उदाहरण, वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल सवार का केंद्र की ओर झुकना केंद्रीय बल का उदाहरण है। क्या करता है, केंद्रीय बल क्या करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरी में ढलान का होना भी केंद्रीय बल का उदाहरण है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति केंद्रीय बल का उदाहरण है। यानी केंद्रीय बल का उदाहरण एक मैं आपको सिंपल सा इसका मतलब बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों गति करता है। वो क्यों गति करता है कि उस पर केंद्र की ओर एक क्या लगता है, बल लगता है। और क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी अपने मार्ग पर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र की तरफ क्या लगता है, बल कार्य करता है, जिसे केंद्रीय बल या केंद्र बल कहते हैं। अगला टॉपिक है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण समझना जरूरी है, जो हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं लेकिन इसको जानना जरूरी है। पढ़ लेते हैं, फायदे में रहेंगे। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल नियत होती है। यानी यहाँ पर वृत्त है, इस पर देखिए, अगर कोई कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल क्या रहती है, नियत होती है। परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि अभी देखिए इधर एक दिशा है, बाद में चल के यहाँ है, जैसे दिशा भी इधर है, फिर दिशा इधर हो जाएगी, तो क्या हो रहा है, इसका चाल तो स्थिर है, लेकिन क्या हो रहा है, वेग की दिशा बदल रही है। अब वेग की दिशा बदल रही है तो क्या होगा, इसका त्वरण, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण जब उत्पन्न हो जाएगा, जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो इसकी चाल भी बदलने लगेगी। तो ये कह रहा है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति पर गति करता है तो उसकी चाल नियत रहती है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसका फार्मूला समझ लेते हैं। हालांकि इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के वजह से सारे फार्मूले बने हैं। व्यंजक, उसका व्यंजक है, माना कोई कण केंद्र O तथा R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोणीय त्वरण ओमेगा से घूम रहा है। हमने यहाँ दिखाया है, इस पे क्या कर रहा है, कोणीय ओमेगा से घूम रहा है। तो आगे चल के देखते हैं, घूम रहा है डेल्टा टी समय अंतराल के लिए। हमने यहाँ त्रिभुज बनाया है, जो त्रिभुज के जरिए हम इसकी क्या फार्मूले को डिराइव करेंगे। यहाँ दिया है एक्स जेड बराबर V2, एक्स वाई बराबर V1 और वाई जेड बराबर क्या दिया है, डेल V। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यहाँ पूंछ लिखा गया है, चाप रहेगा। चाप बराबर क्या होता है, एक मिनट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। हम लोग यहाँ इसका फार्मूला ये लिखा है, डेल थीटा इक्वल टू डेल V अपॉन V रख दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ माड V1 बराबर V और माड डेल V बराबर डेल V हो जाएगा। अब इसे आगे समझते हैं। ओमेगा बराबर हम जानते हैं कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, और डेल थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन अपान
समय अंतराल है। तो यहाँ से हम जब डेल थीटा का मान निकालेंगे तो ओमेगा डेल थीटा हो जाएगा। तो समीकरण 2 दे दें और समीकरण 1 ये मान ले रहे हैं हम, पीछे वाला जो है यहाँ पर है डेल भी अपान यहाँ जो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल भी अपान भी है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 तथा 2 को देखेंगे तो डेल भी अपान भी है इक्वल है, क्योंकि वहाँ हम जान रहे डेल थीटा है इक्वल टू डेल ओमेगा भी टी है समीकरण 2, और समीकरण 1 में यहाँ निकाल रहे हैं थीटा डेल भी अपान भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल थीटा को नीचे लाएंगे और भी को ओमेगा के पास भेजेंगे, तो डेल भी अपान डेल टी इक्वल टू ओमेगा भी हो गया। हम जानते हैं कि डेल भी अपान डेल टी क्या है, ये त्वरण है, तो इसके लिए यहाँ ए रख देंगे इसका मान, तो हो जाएगा ये समीकरण 3। अब जानते हैं हम भी बराबर आर ओमेगा होता है, फार्मूला होता है भी बराबर आर ओमेगा, तो देन ओमेगा भी बराबर आर ओमेगा होता है, तो यहाँ भी की जगह क्या रख देंगे, आर ओमेगा रख देंगे, तो ओमेगा ओमेगा 2 बार इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का। अब ओमेगा बराबर हम जानते हैं भी अपन आर होता है, यहीं से फार्मूला निकालेंगे भी बराबर आर जो दिया है, यहाँ से जब ओमेगा का मान निकालेंगे तो भी बाई आर हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ओमेगा की जगह भी बाई आर रखेंगे, तो आर इक्वल टू भी बाई आर का होल स्क्वायर, क्योंकि भी का मान दिया है भी बाई आर, उसका होल स्क्वायर, तो एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर अपन आर। तो समीकरण 4 से ए समीकरण 4 जो माने हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, ए बराबर यहाँ निकला है इतना और आर ओमेगा बराबर इतना, तो हम देखते हैं कि ए बराबर आर ओमेगा समीकरण 4 जो दिया है वहाँ क्या रखेंगे हम, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, क्योंकि ये कोड़ी बेग है तो 2 पाई एन इसका फार्मूला है। अब ए बराबर क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह जब 2 पाई एन रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर टोटल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर आर, यही है अपकेंद्री त्वरण। अभी इसका फार्मूला आगे आएगा, बहुत यूज होने वाला है। चलिए आज का अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपकेंद्रीय बल। यही अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्री त्वरण होता है। किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए उस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे केंद्रीय बल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर एक बल कार्य करता है केंद्र की ओर, तभी वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। वैसे ही अभी एक एग्जाम्पल और बताए हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है क्योंकि उस पर एक उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं बराबर एम में होता है, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अभी हम जान रहे हैं ए बराबर आर ओमेगा, हम लोग पीछे फार्मूला निकाले हैं, तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, ए का मान जब उसमें रख देंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ओमेगा आर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जान रहे ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है भी बाई आर, तो भी बाई आर रख दें। अब क्या करेंगे, ओमेगा की जगह जब हम ओमेगा की जगह भी बाई आर रखें तो उसका भी बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि हम ये आर क्या है एक, तो यहाँ देखेंगे जो दिया है एफ इक्वल टू एम कोष्टक में भी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर है, तो एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू एफ इक्वल टू एम भी आर स्क्वायर। यही अपकेंद्र बल का सूत्र होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल टू एम भी अपान आर होता है। अगला टॉपिक है इसके एग्जाम्पल। तो अभी हमने आपको बताया उपग्रह की गति। उपग्रह क्या होते हैं, अपने ग्रह की केंद्र की ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके बाहरी तरफ। और दूसरा है परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने प्राण के वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है। वृत्तीय मार्ग पर साइकिल की गति, अगर हम किसी सर्कल पे या गोल गोले में अगर साइकिल चलाएं तो क्या होता है, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल की गति, उस पर भी अब केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे केंद्र बल कहते हैं। संतुलित वृत्तीय मार्ग पर कार्य की गति। अगला टॉपिक है अपकेंद्री बल। वो अभिकेंद्री बल था, ये अपकेंद्री बल है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने सारी टॉपिक को एक एक करके समझा दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वृत्तीय मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्या कर रहा है, एक केंद्र की ओर बल लग रहा है, एक क्या कर रहा है, एक केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्री बल, और जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसको अपकेंद्री बल। तो वृत्तीय मार्ग में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इससे छज बल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कपड़ा धोने की मशीन। क्या कहते हैं, जब कपड़ा हम धुलते हैं क्या होता है, कपड़ा क्या होता है वो बाहर उसको फेंकता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन क्या होता है, जब हम दूध को मथते हैं तो क्या होता है, मक्खन बाहर निकलता है। अगला अपकेंद्रित है। ये अपकेंद्रित के ये अपकेंद्रित है, चलिए इसे भी समझते हैं। अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी द्रव में
द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को अलग अलग किया जाता है। इसके उदाहरण हल्के कण केंद्र के समीप तथा भारी कण केंद्र से दूरी पर प्राप्त होते हैं। अब यही इसका भी मतलब है, जैसे हम ये जो होता है ये भी अपकेंद्री बल पर, ये भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हल्के कण केंद्र के समीप तथा भारी कण केंद्र से दूरी पर प्राप्त होते हैं। अभी हमने दूर का एग्जाम्पल बताया था और कपड़ा धोने की मशीन का एग्जाम्पल बताया था। अपकेंद्रित का सिद्धांत, अपकेंद्रित पूर्ण रूप से अपकेंद्र बल पर आधारित होता है। अभी जैसे हम हालांकि बताया है, माना किसी द्रव में यम द्रव्यमान के हल्के कण का कैपिटल एम द्रव्यमान के भारी कण है। इस द्रव को बंद बर्तन में तेजी से घुमाया जाता है, जैसे किसी वॉशिंग मशीन, तो संपूर्ण द्रव वृत्तीय गति करता है। यहाँ वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल द्रव की विभिन्न सतहों के मध्य लगने वाले श्यान बल से प्राप्त होता है। अपकेंद्री बल के प्रतिक्रिया बल अपकेंद्र बल के कारण भारी कण केंद्र से दूर तथा हल्के कण केंद्र के पास प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने पीछे समझा चुका हूँ अभी वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल देके और दूर मथने पर। अब माना भारी कण केंद्र से आर तथा हल्के कण केंद्र से आर दूरी पर प्राप्त होते हैं। चूँकि समस्त द्रव पर लगने वाला अपकेंद्र बल एक समान होता है, अतः जैसा कि अभी हमने फार्मूला निकाला अपकेंद्री बल का, यह बराबर होता है mv अपन आर स्क्वायर। तो जैसे ये जो यम है, कैपिटल यम है, ये भारी कण का है और आर जो है छोटे कण का त्रिज्या है। तो हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल एम वी स्क्वायर अपन कैपिटल आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। तो अब देखते हैं हम क्या वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैपिटल एम अपन स्मॉल एम इक्वल टू आर अपन आर। यदि भारी कणों का घनत्व d तथा हल्के कणों का घनत्व स्मॉल d हो तथा सभी कणों के व्यास लगभग एक समान हो, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन संबंध से, जैसे कि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब जो द्रव्यमान है उसके जगह हम व्यास d अपान d रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल D अपान स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r। समीकरण 1 या 2 से स्पष्ट है कि भारी कण केंद्र से अधिक दूर पर तथा हल्के कण केंद्र से कम दूरी पर प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है मुड़ी हुई सड़क पर जाते समय साइकिल सवार भीतर की ओर क्यों झुकता है। अभी हमने बताया इसका कारण है अपकेंद्र बल। एक लाइन में आंसर है लेकिन हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मुड़ी हुई सड़क पर जाते समय साइकिल सवार भीतर की ओर अपकेंद्र बल के कारण झुक जाता है, जिससे वह न फिसले वह कोण जिससे वह केंद्र की ओर झुकता है साइकिल के वेग तथा मार्ग के झुकाव पर निर्भर करता है। साइकिल के वेग तथा मार्ग के झुकाव पर निर्भर करता है। संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं, यहाँ फार्मूला हम यहाँ से देखते हैं, जैसे ए और बी इसके बीच में कोई साइकिल सवार जा रहा है जो पहिया है। अब यहाँ देख रहे हैं हम आर, यहाँ से कोई ये जो लगा है ये जो है, तो हम जान रहे हैं आर कॉस थीटा, और ये जो बल जा रहा है ये जो रेखा गई है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या करें, एक ऊर्ध्वाधर बल लगता है और एक क्षैतिज बल लगता है, और बीच में क्या कर रहा है प्रतिक्रिया बल लग रही है। तो यहाँ से ऊपर की ओर जो बल लग रहा है आर कॉस थीटा, नीचे की ओर जो बल लग रहा है क्षैतिज वो आर साइन थीटा। और हम जानते हैं कि कोई भी बल नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए वो mg हो जाएगा, W बराबर mg होता है, और प्रतिक्रिया बल r इधर लग रहा है इधर। तो हम जान रहे हैं कि r ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल बराबर होते हैं। तो r cos थीटा इक्वल टू mg। इस प्रकार प्रक्रिया बल का क्षैतिज घटक सवार को वृत्तीय पथ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करता है।
तो अब केंद्र बल प्रदान करता है, तो हम जान रहे हैं कि बल बराबर होता है mv/r²। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो r sin थीटा जो कि यहाँ दिया है r sin थीटा, तो r sin थीटा क्या है, यही एक बल है। तो ये बल के ये r बराबर f बराबर हो जाएगा r sin थीटा। तो हम f की जगह इसलिए यहाँ r रखें r sin थीटा। तो ये दोनों इसका और उसका इक्वल कर देंगे, f की जगह जब r sin थीटा रख देंगे तो हम जानते हैं f बराबर mv²/r होता है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब भाग देंगे तो r से r खत्म हो जाएगा tan थीटा। और ये जब भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा m से m खत्म हो जाएगा, तो बचेगा v²/rg। यही फार्मूला होगा। अगला टॉपिक है सड़कों या रेलों की बैंकिंग। सड़कों या रेलों की पटरी के मोड़ पर गाड़ियों के फिसलने या उल्टने की संभावना रहती है, अतः सड़कों को बनाते या रेल की पटरी को बिछाते समय मोड़ पर अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी से कुछ नीचा रखते हैं, जिससे गाड़ियां मोड़ पर गुजरते समय स्वतः अंदर की ओर झुक जाती हैं और घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। झुकाव कोण की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। tan थीटा इक्वल टू, हमने पीछे फार्मूला इसका निकाला है, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो हम जान रहे हैं कि tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू v²/rg। अब सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, tan का होता है a प्लस बी होता है, तो वहाँ tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान होता है tan a इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। उसी फार्मूले पे इसको रखा गया है। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है जब घर्षण बल शून्य है, तो घर्षण बल शून्य है यहाँ यानी म्यू शून्य है, और जब घर्षण गुणांक म्यू है, घर्षण गुणांक क्या है, म्यू है, और उसका घर्षण क्या है, शून्य है। अगला टॉपिक है प्रश्न 15। अब इस पे हम फार्मूला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल। एक पिंड 200 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.60 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। पिंड का कोणीय वेग बताइए। तो उत्तर हम देखते हैं इसको, पिंड का कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर जाते हैं 2πn होता है, हमने पीछे इसी वीडियो में पढ़ा है। तो n बराबर कितना चक्कर लगा रहा है, 200 चक्कर पर मिनट लगा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब पर मिनट 200 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो इसलिए हम 60 से इसमें डिवाइड कर दिए हैं, तो 200/60 हो गया है। अब इसमें 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 20/10 उसको काट कर छोटा किए 10/3 चक्कर पर सेकंड, क्योंकि चक्कर सेकंड में रहा है, सेकंड में है इसलिए सेकंड आया नीचे। और ओमेगा बराबर हमने 2πn की जगह अब क्या रखेंगे 10/3, क्योंकि हमने n का मान 10/3 लगाया है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं 10 × 20 हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा, पाई का पाई वैसे रहेगा, तो 20π/3 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि कोणीय वेग का मान क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। अगला टॉपिक है घड़ी की 20 सेमी लंबी सेकंड वाली सुई का औसत कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो चूँकि घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है, अतः n बराबर 1/60 चक्कर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, 60 सेकंड में कितना एक चक्कर लगाती है सुई का औसत कोणीय वेग। तो औसत कोणीय वेग अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/60, क्योंकि ये क्या वृत्ति मार्ग है, तो वृत्ति मार्ग पर 360 अंश का कोण बनता है, और इसको जब काट कर छोटा करेंगे तो π/30 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक बाइक का द्रव्यमान 150 kg है, वह बल ज्ञात कीजिए जो बाइक को 5 सेकंड में 4 मिनट पर सेकंड वेग दे सके। तो गति की समीकरण भी इक्वल टू होता है u + at। तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, अंतिम वेग 40 मीटर पर सेकंड है, और t बराबर 5 सेकंड है। तो हम इसी फार्मूले पर रखेंगे, v बराबर u + at पर रखेंगे, तो हो जाएगा 40 बराबर 0 + a × 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ 0 है तो 5 का जब में गुणा होगा तो 5a हो जाएगा, और यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 40/5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/40, यानी
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बल बराबर हम जानते हैं F बराबर m में होता है, तो m का मान हमारे 150 दिया है, अब गुणे 8 हमने अभी a का मान निकाला है, तो जब पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 15/120 और 1 0 लगा देंगे तो हो जाएगा इतना न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।